आज का हमारा टॉपिक है काइनेटिक्स ऑफ रेडियोएक्टिविटी। काइनेटिक्स ऑफ रेडियोएक्टिविटी, देखिए जितने भी रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन या डीके प्रोसेसेस होते हैं, है ना, सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। All radioactive disintegration or decay processes follow first order kinetics. Follow first order kinetics. ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बाद एक डिफरेंस है फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में और फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियर काइनेटिक्स। वो डिफरेंस ये है कि जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है उसमें जो हम रिएक्शन का रेट कांस्टेंट लेते हैं, वो रेट कांस्टेंट हमारा कैटालिस्ट की प्रेजेंस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, रिएक्शन के एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, नहीं करता। लेकिन जो रेडियो एक्टिव प्रोसेस होता है, इसके लिए जो हम रेट कांस्टेंट लेते हैं लैम्डा, जिसे डीके कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीके कांस्टेंट, ये ना तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ना सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ना कैटालिस्ट पे डिपेंड करता है, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे यूरेनियम 235 है तो उसका अलग होगा, यूरेनियम 238 है तो उसका अलग होगा, थोरियम है तो उसका अलग होगा। समझ में आया नहीं? तो लिख लीजिएगा the decay constant for the radioactive process, the decay constant for the radioactive process is independent of temperature, solvent, or any other environmental factor like catalyst, etc. Any other environmental factor like catalyst, etc. सही है? तो ये बाकी किसी पे डिपेंड करता ही नहीं, यही डिपेंड है ना। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर गिवन रेडियोएक्टिव मटेरियल। It is a characteristic constant for a particular given radioactive material. तो यहाँ पर the decay constant for the radioactive decay constant for the decay process is
independent from temperature, pressure, solvent, catalyst, किसी पे डिपेंड नहीं, केवल मटेरियल पे डिपेंड नहीं, ठीक है। बाकी बाकी तो कुछ है ही नहीं। बाकी जैसे हमारा क्या होता है कि कोई रेडियोएक्टिव मटेरियल आ है, तो रेडियोएक्टिव मटेरियल आ है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं T is equal to 0 से। मान लीजिए यहाँ पर N नॉट इनिशियली रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई और किसी टाइम T is equal to T पे ये एंटी रह गए, सही है। तो इसका डीके कांस्टेंट को जनरली लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा रिलेशनशिप आएगा वो सीधा सीधा आएगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से तो ये आ जाएगा ln T नॉट n नॉट अपॉन nt is equal to lambda t। सही है। इसके बाद लैम्डा वाली जैसे अपना के इस्तेमाल होता है, जिस तरीके से के इस्तेमाल होता है ऐसे ही लैम्डा भी इस्तेमाल होता है। लैम्डा और के में फर्क इतना है कि एक केमिकल रिएक्शन का है, दूसरा न्यूक्लियर प्रोसेस है, सही है। और जो भी ये डीके प्रोसेस होता है ऑल आर न्यूक्लियर फिनोमेना। ऑल रेडियोएक्टिव डीके प्रोसेसेस आर न्यूक्लियर फिनोमेना। न्यूक्लियर फिनोमेना ठीक है। अब इस प्रोसेस में बस कुछ नहीं, अगर आपको इनिशियल न्यूक्लियर और T is equal to T पे न्यूक्लियर पता लग जाए एग्जैक्टली कितने थे तो आप इसको यहाँ पर पुट कर लेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली क्या न्यूक्लियर काउंट करना रेडियोएक्टिव मटेरियल का पॉसिबल है? तो प्रैक्टिकली न्यूक्लियर नहीं जो है निकाला जा सकता है। तो फिर किसी भी रेडियोएक्टिव मटेरियल की स्टडी करने के लिए ग्रेगर मोलर काउंटर होता है जो उसकी एक्टिविटी बताता है। तो वो जो एक्टिविटी होती है वो एक्चुअली में नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जो एक्टिविटी नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी तो आप जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से कोई भी चीज नंबर ऑफ मोल्स के या नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसको हम रेडियोएक्टिविटी उसको हम जो है फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, इनके रेशियो कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक मतलब उसको तो वैसे तो निकाला जाता है ग्रेगर मोलर काउंटर से। उसका वीडियो अगर आप चाहो तो हम आपको दिखा देंगे, सही है। लेकिन मैं सोच रहा था वीडियो पर दिखाऊं तो मैं रेडियोएक्टिविटी पढ़ाऊं, तब आपको देखने में भी मजा आएगा, चीजें समझ में आएंगी एक्चुअली में कि वो क्या हो रहा है, सही। तो इसलिए बाद में तो ln n नॉट अपॉन nt इज इक्वल टू लैम्डा t और इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी ln एक्टिविटी a से रिप्रेजेंट करते हैं ln a नॉट अपॉन at इज इक्वल टू लैम्डा t। ठीक है भाई, ln a नॉट अपॉन at इज इक्वल टू लैम्डा t। ये हमारी एक्टिविटी का टर्म में आ गया। अब एक्टिविटी होती क्या है? व्हाट एक्चुअली इज द एक्टिविटी? देखिए एक्टिविटी जो होती है
ए। ठीक है, तो अब ये एक्टिविटी क्या होती है? तो वैसे तो ग्रेगर मूलर काउंटर से निकाली जाती है एक्टिविटी, लेकिन फिर भी इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन दी है। It is the number of disintegrations made by a radioactive sample. It is the number of disintegrations made by a radioactive sample. Number of disintegrations made by a radioactive sample per unit time. Per unit टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिविटी। तो अगर बाय डेफिनेशन एक्टिविटी को देखा जाए तो एक्टिविटी जो है वो आपकी dn बाई dt के बराबर होती है, लेकिन ये जो dn बाई dt है ये नेगेटिव आएगा तो एक माइनस साइन इसके ऊपर चिपका देते हैं, माइनस dn बाई dt बराबर होती है। क्यों? जो चेंज इन मॉलिक्यूल है, फाइनल वाले जो है वो कम है और इनिशियल वाले ज्यादा है। फाइनल माइनस इनिशियल करो तो एक्टिविटी नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव का हमारी यूनिवर्सिटी में कोई सेंस नहीं होता नहीं है ना, तो यहाँ पे माइनस चिपका देते हैं तो दो रो पॉजिटिव, सही। और यही रेट ऑफ एक तरीके से रिएक्शन में था, है ना। तो ये एक्चुअली में लैम्डा इनटू n नॉट के बराबर होता है या nt के बराबर होता है। अगर ये 80 है तो वो लैम्डा इनटू nt के बराबर होता है। तो बाय डेफिनेशन ये हमारी एक्टिविटी है, ठीक है। तो अगर आप एट t इज इक्वल टू 0 पे एक्टिविटी निकालेंगे तो वो लैम्डा इनटू n नॉट के बराबर हो जाएगी, a नॉट। और अगर t इज इक्वल टू t पे एक्टिविटी निकालेंगे तो वो 80 जो है वो लैम्डा इनटू nt के बराबर हो जाएगी। समझ आया? तो अब अपन इस एक्सप्रेशन नंबर 1 और 2 से अगर देखें तो 1 2 को अपन डिवाइड करते हैं 1 बाय 2 करते हैं, 1 बाय 2 करेंगे तो यहाँ से a नॉट अपॉन 80 क्या n नॉट अपॉन nt के बराबर नहीं आ रहा है? आया नहीं आ रहा है? इसी चीज को अपन ने यहाँ पर इस्तेमाल करना है, सही है। और एक्टिविटी जो होती है वो एक थ्योरेटिकली नहीं, वो एक प्रैक्टिकल टर्म होती है ना। और इसके अपने यूनिट भी होते हैं, इसी एक्टिविटी के यूनिट होते हैं। और इट इज डिटरमाइंड बाय अ ग्रेगर मूलर काउंटर। लिख लो, इट इज डिटरमाइंड experimentally by Gregor Muller counter। ठीक है, इसके बाद इसमें अपने यूनिट्स होते हैं एक्टिविटी के, तो आप यहाँ पर यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी लिख सकते हो। सबसे पहले व्हेन dq 1 becquerel जो है वो जो 1 dps के बराबर होता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। यहाँ पे dps का मतलब डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, क्योंकि वो टाइम का कोई भी यूनिट ले सकता है आपके, टाइम लाइन का कोई यहाँ पे वैसा हिसाब किताब नहीं है, लेकिन वो कोई भी यूनिट ले सकता है टाइम। फिर एक आता है वर्क रदरफोर्ड आरडी, जो रदरफोर्ड होता है उन्होंने थोड़ा अच्छा काम किया, तो 10 की पावर 6 जिसका जैसा काम उसका उतना बड़ा यूनिट, ठीक है। फिर वन क्यूरी होता है 3.7 into 10 की पावर 10 dps,
ये कन्वर्जन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन भी आते हैं, इसके बाद यहीं पे एक टर्म स्पेसिफिक एक्टिविटी भी आता है। स्पेसिफिक एक्टिविटी को ए डैश शेयर में शो कर देंगे। ये क्या होता है? एक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम होती है। जैसे आपके पास कोई 100 ग्राम सैंपल था तो उसकी कुछ मान लीजिए टोटल एक्टिविटी है 200 डीपीएस आपको। अब आपकी स्पेसिफिक एक्टिविटी अगर पर यूनिट मास निकालना चाहे तो क्या करेंगे? टोटल एक्टिविटी डिवाइडेड बाय टोटल मास। उस एक्टिविटी को हम स्पेसिफिक एक्टिविटी बोलते हैं। It is the specific activity is defined as the specific activity is defined as the specific activity is defined as the activity of a radioactive material per unit mass or per unit volume. Activity of a radioactive material per unit mass or per unit volume. और कपड़े पूरे पहन के आ गए, क्या आप शर्ट और हाफ पैंट पहन के घूमते रहते हैं? ये पता नहीं एयर कंडीशन क्लासरूम है और एयर कंडीशन कमरे में कैसे बैठते हैं तुझे पता नहीं। सारे कपड़े पहन के बनते हैं, एक बार पूरे कपड़े पहन के आता हूँ वो इसलिए नहीं कि ठंड ज्यादा लगती है, वो इसलिए कि वो आपकी बॉडी से मॉइस्चर खींच लेता है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास W ग्राम सब्सटेंस है having total activity मान लीजिए A। हाँ, तो यहाँ पर हमारी जो स्पेसिफिक एक्टिविटी हो जाएगी वो क्या होगी बताओ? बन गया ना? A by W। अब इसका यूनिट क्या आएगा? जैसे डीपीएस, A डीपीएस है मान लीजिए, है ना? तो A डीपीएस पर ग्राम, सही है? तो इसको स्पेसिफिक एक्टिविटी बोलेंगे। इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट अभी थोड़ी देर में पता लगेगा। पर यूनिट मास और वॉल्यूम निकालना है। अभी यहीं पे मान लीजिए VML सब्सटेंस है, कोई लिक्विड है, VML सब्सटेंस, लिक्विड के केस में ml होगा। VML सब्सटेंस की अगर टोटल एक्टिविटी A dps पर A dps है तो स्पेसिफिक एक्टिविटी इस बार A by V हो जाएगी और ग्राम की जगह क्या आ जाएगा? dps पर ml। So this is called specific activity. घर में किस किस को जुकाम होता है? हमें कोई नहीं करता। आने दो मम्मी को टाइट करेंगे।
वही मामूली बात थोड़ी जुकाम है, या कोई फैशन थोड़ी जुकाम। तो ये एक्टिविटी जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियस से डायरेक्टली कोरिलेटेड होती है, इसलिए हमने इसको लिया। सही है। और एक्टिविटी के टर्म में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ और टर्म भी आते हैं यहाँ पर, जैसे हाफ लाइफ टी हाफ। तो टी हाफ क्या हो जाएगी? ln 2 by k नहीं होता है, आपकी लैम्डा होता है। ये डीके कांस्टेंट क्या है? डीके। किसी भी सब्सटेंस की हाफ लाइफ निकल आएगी। एक और होती है एवरेज लाइफ। डीके कांस्टेंट एक और होती है जिसको हम एवरेज लाइफ बोलते हैं। ये 1 बाई लैम्डा होती है, यानी कि ये टी हाफ बाई ln 2 होती है, यानी कि ये 1.44 into टी हाफ होती है। 1.44 into टी हाफ होती है। इसका कैलकुलेशन बाकायदा स्टैटिस्टिकल एवरेज होता है। इसका पहले तो मतलब समझिए दोनों टर्म का। टी हाफ का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी हाफ? आधा डिसइंटीग्रेशन कितने टाइम में हो जाएगा, वो टी हाफ हाफ लाइफ। तो बताइए अगर मेरे पास 4 पार्टिकल हैं यूरेनियम के, तो आफ्टर टी हाफ कितने बचेंगे? आधा कैसे हो सकता है भाई? एक पहले बम था, बम फूट गया, तो आधा बम थोड़ी बचता है। अरे ये बोल रहा हूँ यूरेनियम 235 के 4 एटम है, 1 2 3 4। पार्टिकल का मतलब क्या है? एटम है। हाँ, कितने यूरेनियम के एटम बचे? वो ज्ञान काम नहीं आता हमारे सामने, ये ज्ञान भी काम नहीं आएगा। बताओ आयुष, आयुष 2 बचने से हाफ लाइफ यही कहती है। आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, ये चैप्टर पढ़ाया है कि नहीं? एक ही नहीं बचे। अबे कपड़े तो पूरे पहन जाएगा, हाफ पैंट करा के देंगे तो क्या टास्क दिया? फुल पैंट फुल शर्ट तो पहन के आ गए। अरे चलो हाफ शर्ट हाफ पहन के कोई मान तुम दोनों कपड़े तो पूरे पहन के आ गए। भाई तो पहन कर दिए सब। अबे तो हमारे यहाँ पे बाजार लगाए क्या? और कोई पहन गया था सब? 3/4 नहीं, पूरा फुल पहन क्या करो। अरे गर्मी है तो क्या होगा, कंफर्टेबल कपड़े सिलवाओ, फ्लिपकार्ट से मंगवाओ, मिंत्रा से मंगवाओ, है कि? हाँ, क्वेश्चन ऑफ $1 ट्रिलियन कितने का? ना मिलियन ना बिलियन, $1 ट्रिलियन का क्वेश्चन है, जिससे मुझको आंसर दो देगा। आंसर बताइए। टी हाफ के बाद क्या होगा ये क्वेश्चन? टी हाफ टाइम स्पेंड होने के बाद कितने एटम रिमेनिंग हो गए?
टक्कर वाला प्रोसेस नहीं है, ये एक्चुअली न्यूक्लियर फिनोमेना है। न्यूक्लियर से अपने आप होता है। फिजन फ्यूजन में टक्कर थोड़ी होती है। बताओ गलत पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, पढ़ाते ही पढ़ाते हैं। अरे हाफ लाइफ भी खत्म हो जाएगी, यूरेनियम के पार्टिकल नहीं होते नहीं है तो फिर हाफ लाइफ कहाँ से आ गई? बताओ। सर अगर सपोज इन चार का x मास है तो हड्डी आपके बॉडी का उसका मास हाफ हो जाता है। मास नहीं होगा, आप अरे मोल सर का हाफ हो हाफ हो जाएगा। मतलब एटम भी आप हो जाने चाहिए। देखो ऐसा है, चक्कर ये है कि आप समझा नहीं पाओगे मैं, इसलिए सीधे बोल दो कि सर हम नहीं बता सकते, और इसका आंसर भी नहीं, कांट से नहीं चाटा देंगे समझे। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, हम इसका आंसर क्या है हम नहीं बता सकते। हाँ ये चीज पूछो कि भाई क्यों नहीं बता सकते, ये तो सही है। जिसने इस क्वेश्चन का सर्टेन आंसर दिया उसको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है। देखिए होता क्या है, आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये स्टैटिस्टिकल एवरेज होता है, जो भी होता है। पर्टिकुलर चार पार्टिकल पे आप यहाँ की थ्योरी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते मैं बताता हूँ। देखिए जो प्रोसेस होता है, जैसे यूरेनियम 235 के आपने खूब सारे सैंपल लिए, बहुत सारा एटम है, खूब सारे एटम, तो टी-हाफ के बाद जो टोटल एटम है उनके लगभग हाफ बच जाएंगे या हाफ रिएक्ट हो जाएंगे, सीधे बैठो सीधे, तो उनके लगभग हाफ बच जाएंगे, सही है। लेकिन आप जरा इंडिविजुअल एटम की तरफ गौर भी फरमाओ, एक एटम कुछ ऐसा होगा, एक एटम ऐसा होगा जो शुरुआत से लेके आखिरी तक इनफाइनाइट टाइम तक कभी डिसइंटीग्रेट नहीं होगा। एक क्यों, मतलब कुछ ऐसे भी एटम होंगे जो शुरुआत, क्योंकि ये प्रोसेस तो इनफाइनाइट टाइम तक चल रहा है, वो कभी डिसइंटीग्रेट नहीं होगा। कुछ एटम ऐसे भी होगा जो बिल्कुल एकदम जैसे डालोगे वैसे फूटना शुरू हो जाएगा। कुछ एटम ऐसे होंगे जो प्रोसेस स्टार्ट होने के मान लो 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद फूटेंगे या डिसइंटीग्रेट होंगे। कौन सा एटम कब डिसइंटीग्रेट होगा ये आप नहीं बता सकते, इंडिविजुअली तो नहीं बता सकते। अब आपको सर ऐसा क्या है, तो देखिए रेडियोएक्टिविटी, काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, है ना, ये सब हमारे स्टैटिस्टिकल एवरेज थ्योरी होती है, ये हम इंडिविजुअल पार्टिकल पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल भी, आपने कभी पॉपकॉर्न बनाए ना, एक टू पॉपकॉर्न का पैकेट लाए और कुकर में डाल दिया, वो फूड जाते हैं, वो नहीं फूटते हैं। बस दिस इज द बेस्ट एनालॉजी एवर इन द वर्ल्ड फॉर रेडियोएक्टिव प्रोसेस। अब आप देखिए जब पॉपकॉर्न बनाए जाते हैं तो आपने क्या किया, सारे जो भी आपके वो मक्के के दाने थे, कौन सीड थे, आपने उसमें डाल दिया, बाउल में डाल दिया, कुकर में डाल दिया, बैठा दिया, फिर आपने उसको गैस ऑन कर दिया। अब क्या होगा, सबसे पहले फट से एक फूटेगा, कौन सा फूटेगा बता सकते हैं? फिर और ध्यान से देखिए तो लास्ट में कुछ बच भी जाते हैं, नहीं बन पाते। आप यही समझ लीजिए कि जो फूट गया, जो बन गया पॉपकॉर्न, वो डिसइंटीग्रेट हो गया। तो ये बिल्कुल उसी तरीके का प्रोसेस होता है। एनालॉजी भी मैंने बता दी जिससे आपको याद रहेगा। आप किसी भी आदमी से पूछोगे आप आंसर नहीं दे पाएंगे। अब वाइब्रेंट में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इस क्वेश्चन का आंसर दे सके। मैंने बोला था 4 पार्टिकल है केवल, नंबर देके बोला था। 4 में से ऐसा भी हो सकता है, अब यहाँ पर अनसर्टेनिटी है सब,
इन चार का नंबर कब आएगा? ऐसा भी हो सकता है ये चारों पार्टिकल इनफाइनाइट टाइम तक डिसइंटीग्रेट हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है चारों ही डिसइंटीग्रेट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है दो ही। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वाला चक्कर लग रहा है, कब कौन सा फूटेगा आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते, हाँ फूटेंगे और टी हाफ के बाद लगभग हाफ बचेंगे, लेकिन चार पार्टिकल पे, फोर पार्टिकल पे आप ये थ्योरी नहीं लगा सकते, यानी किसी सर्टेन नंबर ऑफ पार्टिकल पे नहीं लगा सकते। इनफाइनाइट का मतलब एक एग्रीगेट ऑफ पार्टिकल्स पे लगाते हैं, इनफाइनाइट मीनिंग एग्रीगेट ऑफ पार्टिकल। सर लेकिन ये तो डिपेंड करेगा ना कि कितना फूटेगा, तो सर हाफ लाइफ हम कैसे बता सकते हैं? तो वो चार पार्टिकल पे नहीं लगेगी, चार पार्टिकल वो एग्रीगेट सारे पार्टिकल पे, बहुत सारे पार्टिकल इकट्ठे होंगे ना, जैसे मान लो 10 ग्राम यूरेनियम है या 1 किलो यूरेनियम है, तो बता सकते हैं 1 किलो पे आधा किलो रह जाएगा टी हाफ के में। लेकिन उस आधा किलो में जो बचे हैं और जो पहले ही फूट गए हैं, है ना, तो कौन सा बचेगा कौन सा फूटेगा ये नहीं बता सकते। ये इसमें प्रोबेबिलिटी वाली बात है, कब किसका नंबर आ जाए। पॉपकॉर्न जैसे बनते हैं ना, ऐसे ही होता है, तो नोट लगा के लीजिएगा। The theory and result of radioactivity are statistical and could not be applied to 4 or certain number particles, ठीक है ना। तो can't predict, इसका आंसर है we can't predict। पहली चीज। दूसरी चीज इसी में आती है इसका एक और एग्जांपल मैं बता सकता हूँ, आपने आगे भी ऐसा कर रखा है। जब आपने केटीजी पढ़ी होगी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी थी, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में काइनेटिक गैस इक्वेशन 1 Pv = 1/3 mc² डिराइव की जाती है। तो उसमें पहले क्या किया था, उसमें पहले एक पार्टिकल के लिए मोमेंटम निकाला जाता है, समझिए, वो इनसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, क्योंकि वो थ्योरी जो आपने एक पार्टिकल पे एनालिसिस किया है, वो एक पार्टिकल के लिए, इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए वैलिड नहीं, इसलिए आपने उसको एक से निकाल के एनालिसिस किया फिजिक्स के हिसाब से और बाद में n से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही आपने उसको n से मल्टीप्लाई किया, वो एनालिसिस आपका वैलिड हो, क्योंकि एक पार्टिकल क्या कर रहा है उसके बिहेवियर पे कोई कमेंट नहीं किया। जैसे यहाँ पे सर्टेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे कोई कमेंट, सही है। आप तो समझ लो कि जैसे कोटा में बहुत सारे बच्चे आए, है ना, तो बहुत सारे बच्चे आए तो कोचिंग पढ़ने, तो वो कोचिंग जाएंगे, तो बच्चे कोटा आए और वो कोचिंग पढ़ने आए और वो कोचिंग जाने लगे। इसमें तो कमेंट है कि डेली 70% बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, 30% मॉल जा रहे हैं और 1-8% छत्रविलास गार्डन में भी दिखेंगे आपको, सिटी गार्डन और चंबल गार्डन में भी दिखेंगे, दिखते हैं। चलो दिखाता हूँ, देखो एक वाइब्रेंट की फाइल लेके तो वाइब्रेंट रेजो के तो कम दिखते हैं, रेजो के बैकएंड लेके नहीं, यस सर मेरा आगे लेके अगर वो तो लेकिन मैंने एलन के और एलन के भी नहीं, एलन के जितने हैं उसको अपना बिंदास होकर ब्लड प्रेशर चेंज करके आराम से घूमते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उन्हें पहचाना नहीं आ सकता। हाँ, सबसे ज्यादा आपको दिखेगी वाइब्रेट, बैठ किनारे में क्यों बैठे हो, समझ में आया नहीं? लेकिन बात वो नहीं, आप पर्टिकुलर बता सकते हो कि ये बंदा कोचिंग जाएगा कि नहीं। मतलब एक स्टैटिस्टिकल एवरेज है कि 30% स्टूडेंट जो है वो बंक मारते हैं,
क्लास है। तो उसको आप एनर्जी पे थोड़ी लगा दोगे कि एनर्जी में अगर मान लो 10 स्टूडेंट है तो 10 में 7 तो क्लास आएंगे और 3 सीधी गार्डन में मिलेंगे। कहा सकते हो क्या? जूते और चलेंगे एनर्जी वाले बहुत मारे। समझ में आया नहीं? हाँ और ये तो हो नहीं सकता, सबकी काउंटिंग है। वो नहीं आएगा तो वो तुरंत पहचान में आ जाएगा कि बच्चा नहीं आया। वही है स्टैटिस्टिकल एवरेज और पर्टिकुलर एनालिसिस में फर्क समझिए। आप उसको ऐसे नहीं कह सकते। जैसे यहाँ पे ये टी एवरेज क्या है? ये एवरेज लाइफ है एक पार्टिकल की। अब एवरेज के ये इसका भी स्टैटिस्टिकल, ये भी स्टैटिस्टिकल डेटा, ये भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से है। कैसे है? अब जैसे हिंदुस्तान में एवरेज लाइफ कितनी है काफी? 65 मान लेते हैं। हाँ 65 ईयर जो आदमी जी गया वो एवरेज लाइफ क्रॉस की। तो क्या सारे जितने भी लोग होते हैं बर्थ लेते हैं 65 ईयर तक जीते हैं तो फिर मर जाते हैं? कुछ बर्थ लेते ही निकल लेते हैं, कुछ एलियन वगैरह में एडमिशन लेने के बाद निकलते हैं, मतलब 16-17 साल के बाद निकलते हैं। रेजो से भी लास्ट टाइम कुछ हो गए थे, रेजो में एडमिशन लेने के बाद निकलते हैं। वायलेंट में ऊपर वाले की वजह से अभी तक ऐसा कोई केस नहीं हुआ। हो गया सेव की लड़की अभी मर गई सुसाइड कर। कब? अरे वो पता नहीं उसका रिजल्ट तो अच्छा गया था 250 या 250 मतलब रेंज तो अच्छा गया था, पता नहीं उसको ऐसे रियलाइज हो रहा था कि उसका एडवांस अच्छा नहीं जाएगा और यहीं पे सुसाइड कर लिया। वायलेंट में सीओ की लड़की हाँ इसी साल किया सुसाइड? हाँ सर इसी तरह थे अरे तुम्हें कैसे पता? सर, मतलब उनके हॉस्टल की बता रही थी लड़कियां उनको बस मतलब सर, ये रियलाइज आज हुआ वो जैसे लड़की 256 के आसपास मार्क्स थे, बल्कि इससे ज्यादा ही थे रेंज में। और पता नहीं उन्होंने ऐसा सोचा कि उनका एडवांस में हो नहीं पाएगा और सुसाइड। हाँ ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे तो निकाल गए लेकिन एडवांस में उनका नहीं हो पाने का उन्हें फोबिया था। वायलेंट के कई सारे ऐसे बच्चे थे। सर एक दीदी थी जिनका 104 मार्क्स है, उसने अपने हॉस्टल में मतलब नहीं से साइड में पुलिस वाले पुलिस पुलिस ढूंढ रही थी। पुलिस जब उनको हॉस्टल में सुसाइड कर लिया तो पुलिस को हॉस्टल में मैं क्लियर आदमी से चली चली गई थी, हॉस्टल से नहीं चली। अच्छा नहीं जाए चलो ठीक है घूम करके घर पहुंच जाएगी। सर घर के नहीं पहुंची थी, पेरेंट्स ने पुलिस को बुलाया। पहुंच जाएगी कहीं नहीं। मतलब कुछ 15, 16, 17 साल में भी निकल लेते हैं, कुछ 30 साल में भी निकल लेते हैं, कुछ 35 साल में भी, कुछ 40 साल में भी, कुछ जो होते हैं वो 100 रिकॉर्ड बना के 100 के ऊपर 100 क्रॉस कर जाते हैं एकदम। तो आप एवरेज लाइफ देख के थोड़ी बता सकते हैं कि आदमी कितना जिएगा ना। तो ये भी स्टैटिस्टिकल एवरेज है, समझ में आया कि नहीं? ये भी स्टैटिस्टिकल एवरेज है। किसका? एज अ होल जो टोटल पार्टिकल है वो कितने टाइम तक रहेगा, है ना? इतने टाइम तक एज एन एवरेज रहेगा। तो ये 1.44 into T होता है, सही है? तो वही हिसाब है कि कोई पार्टिकल एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस चले, कोई पार्टिकल जो है वो हाफ लाइफ के बाद या पहले निकले, कोई पार्टिकल गए चले जा इनफाइनाइटली लॉन्ग प्रोसेस। तो ये दोनों टर्म का मतलब बड़ा खतरनाक है, सही है? और इसका सेंस आपको होना चाहिए, सही है? और आपको इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप एनर्जी के स्टूडेंट हैं। अब आपको जाके 12 एनर्जी मिलनी नहीं, कोई ज्यादा बकबक करे तो 4 पार्टिकल है, बताओ हाफ लाइफ के बाद कितने बचेंगे? जनरली आंसर 2 है। मुस्कुराओ निकल रॉन्ग आंसर, सही आंसर ढूंढ लेना। समझ में आया? जनरली स्टूडेंट नहीं बता पाएंगे। थोड़ा दो उसका क्या करें?
ये अभी समझाना है मेरे को आपको। आपके पास कौन सा है? नहीं, ये स्टिकर मैंने नया बनाया है। बाकी तो उसमें मेरी लिखी पोएम है, सब कुछ है, बहुत कुछ है। ये बन रहा है प्रॉस्पेक्टस नया बन रहा है, इसके ऊपर एक फॉर्म भी लगा है। बड़ा थीमेटिकल है, बड़ा सोच समझ के बनाया है, फुर्सत में बैठ के समझ में। उसमें एड्रेस आज से 5 साल पहले का जहाँ पर हमारा ऑफिस था वहाँ का एड्रेस है। वो एड्रेस के ऊपर अपन ने नया एड्रेस लिखवाया और 5 साल ये 5 पाप लाल रंग से दिखा है और ये 5 अच्छे काम जो बच्चे करते हैं वो ग्रीन से दिखा है। तो वो क्या होता है, फर्क बताता हूँ, एनर्जी और गाली सही बताता हूँ। लेकिन इससे पहले अपन जो है एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यहाँ पे काइनेटिक्स समाप्त होती है। इतना काइनेटिक्स के बारे में आप जानेंगे इतना बहुत है, बस इतना ही है काइनेटिक्स। बाकी तो जान रहे उसमें पढ़ा चुके ना काइनेटिक्स। के लैम्डा इस्तेमाल होगा मैं बात करूँ। सर कुछ शुरू अरे तो तुमको तो करना नहीं है कि फॉर्मूला याद रखना है, तो कुछ करना नहीं नहीं सर आता ही नहीं है कैसे बस कुछ करना ही नहीं है, बस ये कि फॉर्मूला याद रखना है। ये अगर तुम मान कर चलोगे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। बस आपको तो एक ही फॉर्मूला याद रखना है, बस रेडियो की तरह काइनेटिक्स की फंक्शन करा देंगे परेशान। कोई डाउट हो बोलेगा, वो स्टार्ट होगा अभी 10-15 दिन कर दूंगा। उसके लिए अलग से, इस क्लास के अलावा अलग से नाम है। हां सर जैसे करना तो ln a नॉट अपॉन at is equal to lambda t, सही। ये फॉर्मूला याद रखना है बस, या n नॉट अपॉन at is equal to lambda t, बस ये फॉर्मूला आएगा। मॉड थोड़ी है, वो तो ब्रैकेट है, बड़ा सा ब्रैकेट है। मॉड थोड़ी है, मॉड ऐसा होता सीधे रेडियो होता मॉड, ये तो ब्रैकेट है। ठीक है, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। बच्चे उठा आ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं और सुसाइड कर रहे हैं, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। ये कोचिंग वालों को सोचना चाहिए कि उसको भी रोज का कैंडल मार्च पानी 5 या 6 जन को से कुछ एक महीने से इनके लिए तो 5-6 बच्चे हैं। आप उनके परिवार उनके माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखो, आजकल परिवार में ज्यादा बच्चे वैसे भी नहीं होते, एक है दो। माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखो ना, अब रावड़ी के लालू के 2-4 मार के जाने में क्या फर्क पड़ता है। उनके 10-11 बच्चे लालू प्रसाद 10-11 बच्चे अगर 2-4 निकल गए तो क्या फर्क पड़ता है, तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तो बच्चों को सोचो, पेरेंट्स एक ही बच्चे हैं, एक है या 2, इस तरीके से फालतू का कदम उठाए, फालतू ही है। जीवन तो एक टेस्ट मैच की तरह है, हर बॉल आएगी, आप आराम से खेलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट मैच है, अपॉर्चुनिटी आती है, बॉल जो है वो अपॉर्चुनिटी है और आपको उसको हिट करना है, मार करना है, तो वो तो लाइफ टाइम गेम है। टेस्ट मैच है, खेलते रहो आराम से। अपॉर्चुनिटी आज एक आई, हमारा स्क्वायर कट लगा दिया या उठा के दिया, 6 मिला के एकदम बिल्कुल स्ट्रेट पे 6। जीवन तो अपॉर्चुनिटी का गेम है, जमा दिया तो गलती किसी की नहीं है। गलती सिर्फ उनको डायरेक्शन देने की है। हम लोग करते क्या है, हम थोड़ी पढ़ते हैं आपकी वजह, पढ़ना तो आप ही को, रात में आते तो आप ही को फोन नहीं। हम लोग रात में नहीं पढ़ रहे, दिन में पढ़ रहे, सही है। पढ़ना तो आप ही को। एप्लीकेशंस ऑफ एक्टिविटी, ये गाइडेंस की गलती है। जो उनको गाइडेंस दिया गया, जो उनको बताया गया कि भाई यही जीवन में सिर्फ एक काम है और इसके अगर ये नहीं हुआ तो जीवन बर्बाद है, फिर जीवन खत्म हो जाएगा, वो जो गाइडेंस दिया गया वो चीज गलत है, सही है, वो गलत है।
हम हमारा क्या कहना है, हमारा ये कहना है कि भाई देखो ऐसा है, आप अपना बेस्ट पुट करो, जितनी मेहनत कर सकते हो करो, जितनी भी मेहनत कर सकते हो आप करो, समझ में आया कि नहीं? और जो मिलेगा उससे खुश रहो। जो रिजल्ट के बारे में तो सोचना ही बंद करो कि रिजल्ट क्या है, कौन जीतेगा कौन हारेगा क्या होगा, ये सब भूल जाओ। सिलेक्शन होगा नहीं होगा सब भूल जाओ, तो बिल्कुल आप तो बस अपना उठो, पढ़ाई शुरू करो, 24 घंटे में जितना पढ़ सकते हो वेल मैनेज तरीके से पढ़ो। कोई दिक्कत आती है एनपी सर से कंसल्ट करो, सही अपन कंसल्टेंसी फीस नहीं लेते, बाकी सब हमारे यहाँ सारे डायरेक्टर कंसल्टेंट हैं, कंसल्टेंसी देते हैं 500 रुपये। 500 रुपये में उनका अपना एक वो है फी स्ट्रक्चर है, फिर उसके बाद अपना बात करते हैं आपसे कंसल्टेंसी। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं, तो आप मेरे से कंसल्ट करो। सब मेरा ये टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, मैं बताएंगे देखो कैसे होता है, सही, लेकिन आप करो खुद, और जितना आप करोगे उसी हिसाब से रिजल्ट आएगा। बात खत्म। ये चीज एकदम कॉन्स्टेंट है कि अगर आज आप पढ़ोगे तो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली आएगा, कोई नहीं रोक सकता। बस आप उस रिजल्ट की चिंता करके आज से अपने दिन और टाइम खराब कर रहे हो, ये चीज गलत है, दिस इज द रॉन्ग। एप्लीकेशंस ऑफ काइनेटिक्स में अगर अपन देखें, रेडिएटिव, एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी में सबसे पहले आता है डेटिंग, कार्बन डेटिंग। डेटिंग क्या होती है? डेटिंग क्या होती है ना? कार्बन भी होती है, रॉक डेटिंग भी होती है, फास्फोरस डेटिंग भी होती है, और डेटिंग कई तरह की होती है। समझ आया नहीं? हम यहाँ पर किस तरीके की डेटिंग से कंसर्न है? कार्बन डेटिंग, फास्फोरस डेटिंग या रॉक डेटिंग। बस इन डेटिंग को है ना, मुस्कुराने की जरूरत नहीं है ना। पढ़ा लिखा आदमी डेटिंग का मतलब समझता है। कैसे करते हैं डेटिंग को पता है? डेटिंग को पता चले बताइए। अच्छा क्या करते हैं डेटिंग में, ये तो बता सकते हैं? की है कभी की है डेटिंग? हाँ मतलब ये सब लेबोरेटरी देखा। कार्बन डेटिंग का तुम्हें क्या करना बताओ? भाई डेटिंग का एवरेज मतलब बता सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट बता दें कितना साल पुराना है तो गुड। यहाँ पर जो डेटिंग का सेंस, कार्बन डेटिंग का सेंस है, वैसे डेटिंग का मतलब ये होता है डिटरमिनेशन ऑफ एज। एज निकालना, डिटरमिनेशन ऑफ एज। दिस इज द पर्पस ऑफ डेटिंग। कार्बन डेटिंग जो है वो उन आर्टिकल्स की एज निकालने के लिए इस्तेमाल होता है जिनमें कार्बन होता है। क्या होता है? जिनमें कार्बन होता है। समझ में आया? तो कार्बन डेटिंग is a phenomena in which carbon dating is a phenomena in which the age of a carbon containing substance is determined. Is ये हमारी जो है क्या होती है? कार्बन डेटिंग। अब कैसे करते कैसे? जैसे मान लो क्या हुआ, हमारे पास एक वुडन आर्टिकल है, वुड में तो कार्बन होते हैं, तो एक हमने क्या किया, किसी ने मुझे बताया कि भाई उज्जवल के घर के नीचे कोई राजमहल है पूरा डेटिंग, तो हमने उज्जवल का घर तो करके उसकी खुदाई शुरू की। अब उसकी खुदाई शुरू की तो उसको राजमहल के अंदर एक वुडन आर्टिकल मिला
अच्छा